जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए नव वर्ष 2024 में वार्षिक जो फल है वह कैसे रहने वाला है। तो ये मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने लिए हैं वह सिर्फ 4 ग्रहों को ही लिया हुआ है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। देवगुरु बृहस्पति की करें अगर बात, तो यह 12.5 महीने किसी भी राशि में गोचर करते हैं। उसके बाद शनि 2.5 साल, राहु और केतु का 18 महीने क्या होता है, किसी भी राशि में गोचर चलता है। तो जब इस प्रकार से यह गोचर करते हैं तो दोस्तों यह क्या कर देते हैं, इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं। ऐसा इनका गोचर है। अगर इनकी दृष्टियां अच्छी पड़ रही हैं आपके किसी भी भाव में, तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव यानी कि यह माता का भाव है और साथ ही साथ सुख का भाव भी है, भूमि भवन का भी है, अचल संपत्ति का भी है, वाहन का भी है। तो यह सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि माता का सुख भी प्राप्त होगा दोस्तों। भूमि भवन का भी, अगर काफी समय से आपका कोई कार्य अटका हुआ था, यानी कि कोई भूमि भवन इत्यादि का कोई निर्माण इत्यादि आप करवा रहे थे, उसमें कहीं कोई दिक्कतें अड़चने कोई आ रही थी, तो वह सारे कार्य इस समय क्या कर रहे हैं, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों 30 अप्रैल तक इनमें काफी हद तक आपको यह क्या करेंगे, लाभान्वित करने वाले हैं। उसके बाद 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल की जो तिथि होगी दोस्तों, तब तक क्या है, देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं। 1 मई को आते ही यह क्या कहाँ प्रवेश करेंगे, वृष राशि में प्रवेश करेंगे। वृष राशि में प्रवेश करने का यह तात्पर्य है कि यह संतान का भाव भी है, विद्या बुद्धि का है, यश का है और साथ ही साथ यह क्या है, मंगल कार्यों का। तो अगर हम बात करें मकर राशि की जातकों के लिए, तो जब आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो अवश्य ही यह आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय है और विद्यार्थियों के लिए भी, विद्या बुद्धि के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद धार्मिक कृत्यों में भी दोस्तों आपकी रुचि बनी रहेगी और साथ ही साथ आपके घर इत्यादि में कोई मंगल कार्य अवश्य ही इस समय होने वाले हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो आपको अवश्य ही अच्छा फल यह प्रदान करेंगे। उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में जब इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है तो अवश्य ही दोस्तों यह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ धर्म तीर्थ इत्यादि में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आप अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वर्ष आपका अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ भाग्योदय के लिए भी यह समय आपका क्या है, बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः देवगुरु बृहस्पति की हम सप्तम दृष्टि में आते हैं, तो सप्तम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके आय भाव में, आपके इनकम भाव में पड़ रही है। तो यह लाभ का क्षेत्र भी होता है, साथ ही साथ उपलब्धियों का भी होता है और मनोकामनाओं का भी होता है। अगर ये मान लीजिए कि काफी समय से आप अपनी जॉब को लेकर परेशान थे दोस्तों, तो आपको एक अच्छी जॉब भी मिलने वाली है, क्योंकि इनकम भाव में यह है। तो अवश्य ही आपको क्या करेंगे, लाभ की प्राप्ति करेंगे, यानी कि आपको एक अच्छी जॉब मिलने से क्या होगी, आपकी एक अच्छी इनकम यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपका जो भी काम धंधा इत्यादि है दोस्तों, उनमें भी आपको यह लाभान्वित करेंगे। और सप्तम दृष्टि जब इनकी उपलब्धियों के क्षेत्र में पड़ रही है तो अवश्य ही इस समय आपको उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होने वाली हैं। उसके बाद नवम दृष्टि पड़ रही है इनके आपके लगन भाव में। लगन भाव में जब इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है तो इस समय बल, मस्तिष्क और शारीरिक सुख यह आपको भरपूर देने वाले हैं, यानी कि शारीरिक सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या करेंगे, बल भी और मस्तिष्क भी इस समय आपको खूब
अच्छा मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी उसके सामने कोई ऐसी मतलब जब ग्रह गोचर में उसके कुछ ग्रह इस प्रकार से चल रहे होते हैं, अनिष्टकारक चल रहे होते हैं, अपनी नीच राशियों में बैठे हुए होते हैं, तो वह भी कई बार क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ग्रह गोचर में ग्रह अच्छे बैठे हुए हों तो उस समय वह उन चीजों का पूर्णतः फल प्राप्त कर पाता है। तो यह समय आपके लिए इन देवगुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए आपके द्वितीय भाव में, यानी कि शनि मकर कुंभ योग अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं और यह पूरे वर्ष अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। और यह इनका क्या है, मित्र क्षेत्र भी है, यानी कि शुक्र यहाँ पर क्या होते हैं, शुक्र का यह भाव है, यानी इनका मित्र क्षेत्र भी है। तो समझ लीजिए कि इस समय यह आपके जीवन में धन धान्य और बैंक बैलेंस संपत्ति से संबंधित हर एक क्षेत्र में यह क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। समझ लीजिए कि शनि के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके तृतीय भाव में और यह इनका स्वयं का भाव भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि जब यह यहाँ पर बैठे हुए हों तो यह छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा यह क्या करेंगे, आपसी सामंजस्य में कुछ दिक्कतें लाएंगे, मगर आपके पराक्रम भाव में अवश्य ही यह यहाँ पर वृद्धि करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि राहु के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पुनः हम केतु आते हैं। तो केतु बैठे हुए आपके भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान में कोई भी सौम्य ग्रह या क्रूर ग्रह दोस्तों जब बैठता है तो वह अच्छा फल प्रदान करता ही करता है। तो यानी कि भाग्य में भी और साथ ही साथ धर्म तीर्थ और यश में यह आपको अवश्य ही यहाँ पर क्या करने वाला है, लाभ प्राप्त करने वाला है। तो समझ लीजिए किन चतुर्थ ग्रह जो है, 4 ग्रह मैंने बताए हैं, अगर मकर राशि की करें बात तो यह पूरा वर्ष इनकी दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण। तो यहाँ पर सूर्य नारायण के बारे में हमने और ग्रहों के बारे में थोड़ा क्या है, संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण 14 अप्रैल से 13 मई के मध्य में यह क्या है, मेष राशि में विराजमान होंगे। मेष राशि दोस्तों इनकी उच्च राशि है, यानी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर मान लीजिए, या भूमि भवन अचल संपत्ति का मान लीजिए, या वाहन सुख इत्यादि मान लीजिए। दोस्तों इन कार्यों में यह क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। उसके बाद पुनः 16 अगस्त से और 15 सितंबर के मध्य यह क्या है, सिंह राशि में विराजमान होंगे, यानी अष्टम भाव में विराजमान होंगे। और अष्टम भाव में विराजमान हुए स्वयं की राशि है इनकी दोस्तों यह, मगर जब यह अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो उस समय थोड़ा सा क्या है, स्वास्थ्य से लेकर आपके जीवन में कुछ दिक्कतें बन सकती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य ही रखना है। उसके बाद 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य यह पिता के घर में आएंगे, यानी कि तुला राशि इनकी अपनी नीच राशि होती है। नीच राशि में जब यहाँ पर रहेंगे तो थोड़ा सा आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में कुछ क्या करेंगे, न्यूनता ले आएंगे। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः दोस्तों हम आते हैं मंगल। तो मंगल क्या है, किसी भी राशि में सूर्य भगवान क्या होते हैं, सूर्य नारायण सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए ही किसी भी राशि में गोचर करते हैं, मगर उसके बाद मंगल की हम बात करें तो यह क्या करते हैं, 45 दिन तक किसी भी राशि में ग्रह गोचर के अनुसार रहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि 5 फरवरी से 14 मार्च के मध्य है कहाँ रह रहे हैं, मकर राशि में रह रहे हैं। मकर राशि यानी आपके लगन भाव में ही रहेंगे, आपके केंद्र भाव में ही रहेंगे। और यह समय आप ये मान लीजिए कि आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है, यानी कि बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। मंगल अपनी उच्च राशि में आएंगे तो अवश्य ही यह आपको हर एक प्रकार से सुख इत्यादि और स्वास्थ्य सुख इत्यादि हर एक प्रकार से यह क्या होने वाले हैं, देने में इस समय सक्षम रहने वाले हैं। यानी कि यह समय आपके लिए मंगल के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों
1 जून से 11 जुलाई के मध्य क्या है, यह मेष राशि में रहेंगे, यानी चतुर्थ भाव में आपके रहने वाले हैं। और चतुर्थ भाव में यानी मेष राशि यानी स्वयं की इनकी अपनी राशि है। और जब यहाँ पर रहेंगे तो यह क्या करेंगे, अवश्य ही भूमि भवन का योग भी बनाएंगे। अगर काफ़ी समय से आप दोस्तों अपने भूमि भवन को लेकर कुछ चिंतित थे, या कोई नव निर्माण इत्यादि आप करवाना चाहते थे, या स्थान परिवर्तन इत्यादि कुछ करना चाहते थे, या भूमि भवन कुछ आप इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते थे, तो यह समय उसके लिए आपका क्या है, अति उत्तम रहने वाला है। उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद दोस्तों यह क्या हो जाएंगे, कर्क राशि यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और सप्तम भाव में कर्क राशि में आने का कारण यह है कि यह इनकी नीच राशि है। तो इस समय थोड़ा सा अगर ये मान लीजिए कि वैवाहिक जीवन का इत्यादि का देख लें हम दोस्तों, तो उसमें आपसी तारतम्य जो पति और पत्नी के मध्य का होता है उसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं, कुछ खटपट बन सकती है। उसके बाद पुनः 7 दिसंबर के बाद कर्क राशि में ही यह बकरी हो रहे हैं, तो तब भी दोस्तों ऐसी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मंगल के लिए कुछ उपचार अवश्य करना चाहिए। और ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों तो इन ग्रहों के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद बुध और शुक्र, बुध किसी भी राशि में गोचर करता है सिर्फ और सिर्फ 21 दिन, और शुक्र रहते हैं 26 दिन, यानी भगवान सूर्य नारायण से एक घर आगे और एक घर पीछे यह दोनों क्या करते हैं, या सूर्य नारायण के साथ में ही यह गोचर कर रहे होते हैं। और उनके अनुसार या अपनी उच्च राशि में, नीच राशि में या स्वयं की राशि में दोस्तों यह फिर उसी प्रकार से फल प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के अगर मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए नव वर्ष 2024 का अगर हम राशि फल देखें दोस्तों, वार्षिक फल देखें, तो यह समय इनके लिए अति उत्तम रहने वाला है। यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यह तो कुछ संक्षिप्त जानकारियां थी, कुछ सूक्ष्म जानकारियां थी। उसके बाद अगर आप विस्तृत जानकारियां चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और विस्तृत विश्लेषण जो भी आपको अपनी कुंडली के बारे में करवाना है आप करवा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि दोस्तों अगर मेरा ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें। और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।